एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप इनमें फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है आहार एवं पोषण विज्ञान। ठीक है। इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ये आज आपकी 9 नंबर की क्लास है। अगर आपने इसके पहले की जो है 8 क्लासें प्लस एक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो उन सारी चीज़ों को आप चैनल पर जाके देख सकते हैं और उनसे लाभान्वित भी हो सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या होने वाला है। आज का प्रश्न आपसे पूछा गया है, भोज्य पदार्थों के संग्रहीकरण का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि भोजन का संग्रह भी एक तरह के से भोज्य पदार्थों का संरक्षण है। मतलब कह रहे हैं कि जब आप भोजन को इकट्ठा करते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, एक प्रकार का भोज्य संरक्षण भी कहलाता है, भोज्य पदार्थों का संरक्षण कहलाता है। ठीक है। बात करते हैं पर संग्रह हम सूखे भोज्य पदार्थ, अनाज, दाल, घी, तेल आदि का भी लंबे समय तक के लिए करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो संग्रह है, इकट्ठा करना जो होता है, इसको जो है हम सूखे भोज्य पदार्थ जैसे कि अनाज होती हैं, दालें होती हैं, घी होता है, तेल होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लंबे समय तक रखने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है। बात करें पर संग्रह की विधियाँ सुरक्षित विधियों से विभिन्न भिन्न होती हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो आपकी संग्रह विधियाँ होती हैं वो सुरक्षित विधियों से थोड़ा अलग होती हैं। ठीक है। उचित रूप से संग्रह न करने पर भोज्य पदार्थों के रंग, रूप, गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप सही से ढंग से उनको संग्रहित नहीं करते हैं, सही रूप से उनका संग्रह नहीं करते हैं तो उनका रंग चेंज हो जाता है, उनके रंग में परिवर्तन आ जाता है, रूप में परिवर्तन आ जाता है, गंध में और स्वाद में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। बात करें एक बड़ी मात्रा में चूहों, कीड़ों मकोड़ों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो अनाज का एक बड़ा हिस्सा होता है, बड़ा भाग होता है, वो क्या हो जाता है, चूहों और कीड़ों मकोड़ों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, वो उनको खा लेते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं भोज्य पदार्थों में घुन, ठीक है, फफूंदी, उसके बाद जाले लग जाते हैं। क्या हो जाता है कि हमें जो है अक्सर देखने को मिलता है, जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें आपको घुन देखने को मिल जाएँगे। जैसे गेहूँ में घुन लग जाते हैं, चावल में फफूंदी लग जाते हैं और कई सारे ऐसे अनाज हैं जिनमें जाले भी लग जाते हैं। ठीक है। बात करें घरेलू संग्रह ही नहीं घरेलू संग्रह ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग-अलग प्रांत में उत्पादित फसल एकत्र कर संग्रहित की जाती हैं। मतलब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि घर पे ही हम भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रखते हैं, संग्रहित करते हैं। ये देखें तो हम राष्ट्रीय लेवल पे भी देख सकते हैं, जितने भी अलग-अलग प्रांत हैं, जितने राज्य हैं, हर राज्य में जो है संग्रहित करने का एक स्थान नियुक्त किया जाता है और वहाँ पे भोज्य पदार्थों को संग्रहित भी किया जाता है। ठीक है। और मात्रानुसार वितरण प्रणाली, आयात निर्यात सुनिश्चित किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उनकी मात्रा होती है, कितना 10 टन है, 100 टन है, उस हिसाब से उनका क्या किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है। मतलब खरीदा जाता है, अगर कम है तो खरीद के रखा जाता है और ज़्यादा है तो उसका निर्यात भी किया जाता है, उसको बेचा जाता है, दूसरों तक पहुँचाया जाता है। ये सारी चीज़ें सुनिश्चित की जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्थात भोज्य पदार्थों का संग्रह भी घरेलू स्तर पर तथा व्यावसायिक स्तर पर भी होता है। मतलब कह रहे हैं कि हम ये चीज़ कह सकते हैं इन सारी चीज़ों को देखकर कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका संग्रह हम घरेलू स्तर मतलब घर के स्तर पर भी कर सकते हैं और व्यावसायिक स्तर पर भी करते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे लिखा गया है उचित संग्रह व्यवस्था न होने पर। क्या मेरे प्यारे दोस्त, लिखा गया है कि उचित संग्रह व्यवस्था न होने पर भोज्य पदार्थों के रंग, रूप में तो परिवर्तन आता ही है, साथ ही उसकी पौष्टिकता भी क्या हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त, कम हो जाती है। ठीक है। बात करें विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े द्वारा भोज्य पदार्थों तक पहुंचाया गया नुकसान जहां उनके प्राकृतिक रूप में अंतर ला देता है, वहीं खाने वाले के स्वास्थ्य को भी बिगाड़ देता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कह रहे हैं कि जो कीड़े मकोड़े खा लेते हैं तो उससे आपको अनाज में ही परिवर्तन देखने को मिलेगी, आपको जो है उसका जो पौष्टिकता होती है उसमें भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। और जब उसमें पौष्टिकता नहीं पाई जाएगी तो वो मनुष्य के क्या करेंगे, जो भी उस भोज्य पदार्थ का प्रयोग करेगा उसके स्वास्थ्य को क्या करेगा, वो नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्त कि भोज्य पदार्थों के संग्रहीकरण का अर्थ है उन्हें अधिक मात्रा में एकत्र कर रखना करना या फिर रखना। ठीक है। बात करें संग्रह के उचित साधन न होने के कारण देश में उत्पादित फसल की करीब 30% चूहा कीड़े मकोड़े की भेंट चढ़ जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जब आपके पास उचित साधन नहीं होते संग्रह करने के तो देश का जो 30% फसल होती है उसको चूहे खा जाते हैं, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, ये उनके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है। जिसके कारण भोज्य पदार्थों की कमी बनी रहती है। ठीक है। लिखा है कुछ भोज्य पदार्थ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, कुछ प्राकृतिक रूप से अधिक समय तक सही बने रहते हैं। मतलब कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो शीघ्र ही खत्म हो जाते हैं, शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है। तो लिखे हैं कि हम
हम भोज्य पदार्थ को क्या कर सकते हैं, 2 श्रेणियों में बाँट सकते हैं। पहली श्रेणी ये बताई गई है जल्दी खराब होने वाले भोज्य पदार्थ, और दूसरा बताया गया है देर से या जल्दी ना खराब होने वाले भोज्य पदार्थ, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो जल्दी ना ही खराब होते हैं, ठीक है, जो लंबे समय तक चलते हैं, उन भोज्य पदार्थ के बारे में हम बात करेंगे और उनका संग्रह कैसे करना है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लिखा है भोज्य पदार्थों के खराब होने के कारण उनकी नमी होती है, मतलब कह रहे हैं कि जो भोज्य पदार्थ खराब हो जाते हैं उनका एक ही कारण है कि उनमें जो है नमी पाई जाने लगती है, ठीक है। यदि भोज्य पदार्थ पूर्णतः शुष्क हो तो खराब नहीं होंगे, मतलब कह रहे हैं कि अगर भोज्य पदार्थ पूर्ण रूप से सूख गया हो, उसमें किसी भी प्रकार की नमी नहीं होगी, तो वो पूरे लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। शुष्क भोज्य पदार्थों को यदि सही ढंग से संग्रहित नहीं किया जाता है तो वह बाह्य वातावरण की नमी सोख लेते हैं, मतलब कह रहे हैं कि अगर आप जो है शुष्क भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनको अगर आप सही रूप से सही जगह पे, सही स्थान पे, सही बर्तन में नहीं रखेंगे, तो जो बाहर की नमी होती है उसको क्या कर लेते हैं मेरे भाई दोस्त, वो सोख लेते हैं और अपने अंदर नमी पैदा कर लेते हैं, ठीक है। जिससे उनमें क्या हो जाते हैं, फफूंदी लग जाती हैं, घुन आ जाते हैं, जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। इन जल्दी खराब भोज्य पदार्थों में 4 तरह से उचित ढंग से संग्रहित किया जा सकता है, मतलब कह रहे हैं ये जो आपके जल्दी खराब होने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, जो जल्दी नहीं खराब होते हैं या जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको हम 4 तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। पहला ये बताया गया है कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग में, जैसे अपने यहाँ पे आपने देखा होगा कि गैमेक्सिन का जो है प्रयोग किया जाता है ये कीटनाशक के रूप में। तो इसमें लिखा है कि कीटनाशक दवाओं का प्रयोग दालों, अनाजों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ठीक है, जिससे उसमें घुन वगैरह, कीड़े वगैरह न लगने पाएँ, ठीक है। बात करते हैं, किंतु इन दवाइयों का यदि प्रयोग करें तो ध्यान रखना चाहिए कि प्रयोग से पहले इन भोज्य पदार्थों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, मतलब कह रहे हैं अगर आपने किसी अनाज में, ठीक है, किसी अनाज में, किसी दाल में, कहीं पे भी अगर आपने कीटनाशक चीज़ों का, दवाइयों का प्रयोग किया है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अब जब उसको आप प्रयोग में लाएंगे, खाने के या किसी भी प्रयोग में लाएंगे, तो उसको आप क्या करेंगे, अच्छे से उसकी धुलाई कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें आपने कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रखा है। इन दवाइयों का प्रयोग बहुत संभल कर सावधानी पूर्वक करना चाहिए, अन्यथा इनका प्रभाव मुश्किल उत्पन्न कर देता है। ये दवाएं किस प्रकार की हैं, पहली दवाई तो जो प्रयोग में लाई जाती है वो आ जाती है बेंजीन हेवा क्लोराइड, ठीक है। दूसरा गैमेक्सिन पाउडर लाया जाता है, तीसरा डीडीटी लाया जाता है और चौथा मैलाथिओन लाया जाता है, ठीक है। तो ये 4-5 प्रकार की दवाइयाँ हैं जो हम अनाजों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, दूसरा जो ढंग बताया गया है, जो जो दूसरा प्रयोग बताया गया है वो इस प्रकार का बताया गया है, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके हम भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है फ्यूमिगेशन, ठीक है, विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए क्या लगता है, एथाइलिन, ठीक है, उसके बाद डाइब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये रासायनिक पदार्थ गैस के रूप में परिवर्तित होकर भोज्य पदार्थों को सुरक्षित करते हैं, मतलब इन सारी चीज़ों को जब आप भोज्य पदार्थ में प्रयोग करेंगे तो ये गैस के रूप में उसमें रहते हैं और गैस के रूप में उन सारे भोज्य पदार्थों की रक्षा करते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं। इस विधि में वायु अवरोधक बर्तन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मतलब इस प्रकार के बर्तन का प्रयोग किया जाता है जिसमें वायु प्रवेश ना कर सके, ठीक है। तीसरी विधि जो यहाँ पे बताई गई वो बताई गई है उचित बर्तन का प्रयोग कर, मतलब हमें उचित बर्तनों का प्रयोग करना होता है भोजन को रखने के लिए, पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित करने के लिए जिन बर्तनों में उसे रखा जाता है उसमें सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। कुछ सावधानियां यहाँ पे बताई गई, उनको आपको ध्यान में रख करके बर्तन का आप चयन कर सकते हैं कि किस बर्तन में हम अपने अनाज को रखें, ठीक है। बर्तन सही हो, उसमें कहीं कोई छेद ना हो, ठीक है, अन्यथा वातावरण की नमी अंदर चली जाएगी। दूसरा ये बताया गया है कि बर्तन का ढक्कन कसकर बंद होना चाहिए, यदि वह ढीला होगा तो भी वातावरण की नमी बर्तन में जाकर भोज्य पदार्थ को नष्ट कर देगी, ठीक है। तीसरा बताया गया है बर्तन में रखने से पहले भोज्य पदार्थ सही ढंग से पूर्णतया सुखा लेना चाहिए, अगर आप सुखा नहीं रखे, सुखा कर नहीं रखेंगे तो वो ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, ठीक है। चौथा बताया गया है अनाज दालों को बोरों में बंद नहीं रखना चाहिए, किसमें, बोरों में हमें नहीं रखना चाहिए, चूहे बोरे को कुतर कर अनाज नष्ट करते हैं तथा उन छिद्रों से बोरों में आर्द्रता प्रवेश कर जाती है, नमी प्रवेश कर जाती है, ठीक है। बात करते हैं चौथी विधि के बारे में, तो यहाँ पे घरेलू विधि बताई गई है, इसमें लिखा गया है भोज्य पदार्थों को सुखाकर आर्द्रता रहित बर्तन में रखते समय मतलब कह रहे हैं कि पहले तो आप भोज्य पदार्थों को सुखा लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको इस बर्तन में रखना है जिसमें जो है नमी प्रवेश नहीं कर सकती है, तो उसके साथ आपको ध्यान में रखना होगा नीम की सूखी पत्तियां डालनी होंगी, ठीक है, नमक के टुकड़े डालने होंगे, रेत रखना होगा, राख रख सकते हैं, हल्दी की गांठें रख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद साबुत मिर्च रख सकते हैं और रीठा का तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये चीज़ों के प्रयोग से स्वास्थ्य कोई हानि नहीं
नहीं पहुँचती है, मतलब आपके स्वास्थ्य पर अगर इन चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं तो कोई हानि आपको नहीं पहुँचेगी। ये चीज़ें और आपके अनाज को सुरक्षित भी रखेंगी, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अभी तक आपने देखा कि जो भोजन होते थे, जो जल्दी नहीं खराब होते थे, उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे जल्दी खराब होने वाले भोज्य पदार्थ और उनका संग्रह हमें किस प्रकार से करना चाहिए, ठीक है? तो लिखा है ये भोज्य पदार्थ जो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, उसका कारण है कि वे सामान्य ताप पर अधिक समय तक नहीं रह सकते। मतलब कह रहे हैं कि कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, तो उनका केवल यही एक कारण है कि जो एक सामान्य ताप होता है उस पे उनको सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। उनका एक ताप निर्धारित होता है कि इतने ताप पर उन सारी चीज़ों को रखा जाएगा, ठीक है? इन्हें संग्रहित करने के लिए गर्म एवं ठंडी 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? गर्म विधि का जो हम प्रयोग करते हैं, भोज्य पदार्थों को गर्म करके उन्हें जीवाणु, एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। मतलब कह रहे हैं जब हम क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ को गर्म करते हैं, तो उसमें जो जीवाणु पाए जाते हैं, जो एंजाइम पाए जाते हैं, वे सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और वे कुछ समय के लिए सही हालत में संग्रहित रख पाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि उनको आप कुछ समय के लिए संग्रहित कर सकते हैं, सही हालत में रख सकते हैं, पर यह प्रभाव अधिक समय तक नहीं रह पाता है। मतलब कह रहे हैं कि ये प्रभाव क्या होता है, ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता है। अब दूसरी विधि की हम बात करें, ठंडी विधि के बारे में, तो इसमें लिखा गया है फ्रिज इसका उत्तम उदाहरण है, ठीक है? अगर आप इसका सही उदाहरण देखना चाहें तो फ्रिज देख सकते हैं। हर आदमी के घर में फ्रिज होता है आजकल के में। तो जो फ्रिज होता है उसमें हम भोज्य पदार्थों को संग्रहित रख सकते हैं, ठीक है? जिसमें निम्न तापक्रम का कारण भोज्य पदार्थ कुछ दिनों तक संग्रहित किए जा सकते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जिसमें निम्न तापक्रम, मतलब कि जो उसमें तापक्रम पाया जाता है वो कम पाया जाता है, ठीक है? वहाँ का जो माहौल होता है वो ठंडा होता है काफ़ी ज़्यादा, और यही कारण है कि हम भोजन को कुछ समय तक, कुछ दिन तक जो है क्या कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ठंडे पानी, ठीक है? गीली रेत, मोटी बोरियाँ को गीला कर, ठीक है, उसमें भी भोज्य पदार्थ को कुछ समय तक संग्रहित किए जाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जिनके पास फ्रिज नहीं होता है वो ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं, गीली रेत का प्रयोग करते हैं और मोटी बोरी जिसको भिगोकर उसके बाद भोजन को उसमें रखते हैं, तो इससे भी भोजन आपका संग्रहित रह सकता है, बचा रह सकता है, ठीक है? बात करें भोजन केवल हमारा जीवन ही नहीं, हमारी कार्य क्षमता का रक्षक, स्वास्थ्य का रक्षक भी है। मतलब कह रहे हैं ऐसा नहीं कि भोजन हमारा जीवन ही है, वो हमारी क्या करता है, कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है, हमारे स्वास्थ्य का भी रक्षा करता है, ठीक है? बात करें अतः उसका संग्रह हमेशा सही ढंग से करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि उसका जो संग्रह है उसको हमें अच्छे ढंग से करना चाहिए, ताकि भोजन हमारे शरीर में जाकर अपना कार्य सही ढंग से पूरा कर सके, ठीक है? इस विधि में दूध को उच्च तापक्रम पर गर्म कर ठंडा किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि इस विधि में जो है, जो दूध होता है उसको पहले खूब उच्च तापक्रम में पहले गर्म कर लिया जाता है, उबाल लिया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है। यह क्रिया 2 प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त? 2 प्रकार से की जाती है। पहली विधि में दूध को उच्च तापक्रम कम से कम 162 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है। कितने तक मेरे प्यारे दोस्त? 162 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसको गर्म किया जाता है, और इस तापक्रम पर करीब 15 सेकंड तक रखकर फिर उस तापक्रम एकदम से कम करके 55 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दिया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि इस तापक्रम में जो है 15 सेकंड तक रखने के बाद हम उस तापक्रम को एकदम कम कर देते हैं, 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ले आते हैं, ठीक है? दूसरा ये बताया गया है कि इस विधि में दूध को कम से कम 143 डिग्री फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट तक तापक्रम पर गर्म कर इसका तापक्रम करीब 30 मिनट तक रखा जाता है। मतलब 143 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आप 30 मिनट तक इसको गर्म करेंगे, फिर तीव्रता से तापक्रम को नीचे ला करके 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पर स्थिर किया जाता है। मतलब कह रहे हैं फिर क्या कर दिया जाता है, तीव्रता से इसके तापक्रम को कम कर दिया जाता है और इसको जो है 55 डिग्री पर लाके फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है? आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगली हेडिंग आपकी दी गई है मेरे प्यारे के दोस्त, क्या दी गई है? स्टेरिलाइजेशन। क्या दिया गया है? स्टेरिलाइजेशन। ये भी जो है भोजन संग्रहित करने की एक विधि है, ठीक है? बात करें इस विधि द्वारा भोज्य पदार्थों को डिब्बाकरण या फिर टीनीकरण किया जाता है। मतलब भोजन पदार्थों को डिब्बे में रखा जाता है या फिर टीने में रखा जाता है, अर्थात डिब्बे बोतलों, ठीक है? डिब्बे बोतलों में जो भोज्य पदार्थ संरक्षित रखे जाते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि क्या किए जाते हैं, डिब्बे में या फिर बोतलों में क्या किए जाते हैं, भोजन पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है? वे इस विधि द्वारा किए जाते हैं। लिखा है सर्वप्रथम भोज्य पदार्थ के जीवाणु को नष्ट करने के लिए उन्हें एक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, गर्म किया जाता है। फिर डिब्बाकरण की प्रक्रिया करते हैं। पहले उसको गर्म कर लेते हैं, फिर उसको किसी डिब्बे में हम रख देते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं डिब्बाकरण के बारे में। यहाँ पे बताया गया है आपसे
डिब्बाकरण आपको हेडिंग डालना होगा। इसमें लिखा गया है व्यावसायिक स्तर पर फलों का संरक्षण करने हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात करें बोतलों की अपेक्षा डिब्बों या फिर जिसे हम टिन कहते हैं, ठीक है, में भोज्य पदार्थ संरक्षित करना जहां आसान तथा शीघ्र होता है। मतलब कह रहे हैं कि बोतलों की अपेक्षा अगर आप देखें तो जो उनको डिब्बों में रखा जाता है, टिन में जैसे तेल वगैरह देखते होंगे बड़ी बड़ी टिन में आता है, तो उनमें रखना, उनको संरक्षित रखना जो है क्या होता है, एक आसान काम होता है और ये जल्दी हो भी जाता है। ठीक है, यही निर्यात के समय बोतलें टूटने का भय रहता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप बोतलों में रखेंगे तो उसको अगर आप कहीं पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं तो हो सकता है वो रास्ते में टूट भी जाए, जो टिन डब्बों में नहीं होता है। मतलब इसमें ये भय नहीं होता है कि आप वो इसका भय रहे कि ये टूट जाएगा। ठीक है, पर यह भी देखा गया है कि बोतलों में संरक्षित भोज्य पदार्थ टिन संरक्षित भोज्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक दिन तक चलते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो बोतल में आप रखते हैं भोज्य पदार्थों को, वो टिन की अपेक्षा ज़्यादा समय तक चलते हैं, लेकिन इनमें जो है रिस्क भी रहता है। ठीक है, आगे हम बात करें इस प्रक्रिया हेतु डिब्बे को सर्वप्रथम साफ कर सुखा लिया जाता है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, पहले डिब्बे को आप साफ कर लें, फिर उसको अच्छे से सुखा लें। डिब्बे के भीतर की पालिश, ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, डिब्बे के अंदर जो पालिश होती है, जंग सब कुछ हटा लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है उबलते पानी से 5 से 10 मिनट तक इन डिब्बों को उबाल कर क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि उबलते पानी में 5 से 10 मिनट तक आप इस डिब्बे को उबालेंगे। ठीक है, इन अब इन सॉरी अब जिन भोज्य पदार्थों को इसमें रखना है या रखा जाता है, खास मतलब जिन भोजन पदार्थों को आप रखना है उनको आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, खास बात यह है कि डिब्बे के ऊपर तक ना भरें, मतलब एकदम आप इस तरीके से ना भरें कि उसमें थोड़ी भी जगह ना रह जाए, ऊपर थोड़ी जगह खाली रखी जाती है। अब डिब्बों को अच्छे से कसकर सील बंद किया जाता है। मतलब कह रहे हैं आप क्या कर देते हैं कि डिब्बे को अच्छे से बंद कर देंगे और उसको सील बंद कर देंगे, किसी भी प्रकार की हवा उसके अंदर ना जाने पाए। ठीक है, डिब्बे को सील बंद करने के बाद अब एक बार पुनः क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, स्टेरिलाइज किया जाता है। ठीक है, पुनः स्टेरिलाइज करने हेतु इन डिब्बों को पुनः, ठीक है, उबले पानी में 20 मिनट तक उबाल कर ठंडे बहेत, ठीक है, पानी में डालकर ठंडा किया जाता है। क्या करते हैं कि फिर इसको क्या करते हैं, जब ये पैकिंग हो जाता है तो फिर इसको जो है पानी में, उबलते पानी में डाला जाता है, और उबलते पानी में डालने के बाद मेरे प्यारे दोस्त इसको फिर से वहाँ से निकाल कर और इसको फिर से ठंडे पानी में रख दिया जाता है। फिर डिब्बे को पोंछ कर सुखा लिया जाता है। फिर डिब्बे को क्या करते हैं ये लोग, पोंछ लेते हैं, उसके बाद उसको सुखा लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, डिब्बेकरण के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो, फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो कैसा लग रहा है। अब हम बात करते हैं बाटलिंग के बारे में। बाटलिंग प्रक्रिया हेतु जिन बोतलों का प्रयोग किया जाता है, किया जाए, ठीक है, सर्वप्रथम उनका निरीक्षण आवश्यक है। पहले आप क्या करेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे, देखेंगे उसमें कोई लिखा है बोतलें कहीं टूटी या चिटकी तो नहीं है, चटकी तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद ढक्कन क्या है, जंगदार तो ना हो, ये भी देखा जाता है कि ढक्कन में कोई जंग वंग ना लगा हो, बोतल किसी भी प्रकार से टूटी ना हो, उसमें कोई भी प्रकार की दरार ना पाई जाती हो। ठीक है, बोतलें बंद करने में, ठीक है, क्या लिखा है, रबर के छल्ले, ठीक है, क्या किया जाता है, रबर के छल्ले का प्रयोग करना चाहिए जो उसे वायुरोधक कर देता है। मतलब कह रहे हैं जब आप बोतल बंद करें तो उसमें रबर के छल्लों का प्रयोग करें, जिससे वो क्या कर लेता है कि वायुरोधक, जब रबर एकदम टाइट पड़ जाता है तो उसमें वायु किसी भी प्रकार से अंदर नहीं जा सकती है। ठीक है, बात करें बोतलों, ढक्कनों को उबले पानी में 5 से 10 मिनट तक उबालकर पूर्णतः सुखा लें। मतलब कह रहे हैं कि जो बोतल होते हैं और जो ढक्कन होते हैं, उन दोनों को क्या करना है, आपको 5 से 10 मिनट तक उबलते पानी में डालकर और उनको क्या कर लेना है, अच्छे से सुखा लेना है। ठीक है, बात करें फलों को जिस रूप में सुरक्षित करना है, जैसे कि जेली या फिर फल के रूप में, यदि फल के रूप में संरक्षित करना है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पानी में हल्का उबाल लें, और गर्म अवस्था में ही क्या करना है, शीशियों में डालकर बोतलें सील बंद कर दें। मतलब कह रहे हैं कि क्या करना है, अगर मान लीजिए आपको फल को सुरक्षित रखना है तो उसको छोटे छोटा काट लीजिए, और उसको उबालने के बाद जब गर्म अवस्था में ही रहे वैसे उसको क्या करना है कि उसको बोतल में बंद करके उसको बंद कर देना है। ठीक है, उसके बाद बात करें, अब इन सील बंद बोतलों को गर्म पानी में 20 मिनट तक उबाल कर ठंडा करें और उसके बाद पोंछ कर सुखा लें।
डालें। मतलब कह रहे हैं कि अब फिर क्या करना है आपको, उस बोतल को, जो बोतल पैकिंग के बाद तैयार हुआ, उसको क्या करना है आपको, फिर से पानी में डाल के उबाल देना है और उसके बाद उसको पोंछ कर एकदम सूखा करके रख देना है। ठीक है। अब जो चौथी प्रक्रिया बताई गई वो बताया गया है किरणियन द्वारा। किसके द्वारा मैं पहले दोस्त, किरणियन द्वारा। लिखा है यह महंगी तथा अत्यंत वैज्ञानिक विधि है जिसमें परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बात करें क्लस्ट्रीडियन क्लस्ट्रीडियम। ठीक है। उसके बाद लिखा है बैटुलिनियम वर्ग के जीवाणु नष्ट करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में विकिरण द्वारा परमाणु ऊर्जा का प्रयोग होता है। इसके लिए परमाणु ऊर्जा में गामा किरणों तथा तीव्र गति वाले इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब 5वां नंबर जो बताया गया वो बताया गया है रासायनिक पदार्थों द्वारा। भोज्य पदार्थों में जीवाणु प्रवेश तथा वृद्धि को रोकने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जो भोज्य पदार्थ के साथ रासायनिक क्रिया कर जीवाणु प्रवेश द्वारा वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है। आगे लिखा गया है इनमें से कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम रोज़ अपनी रसोई में करते हैं और सामान्य व्यक्ति उन्हें रसोई का अंग मानकर रासायनिक पदार्थ नहीं मानता। मतलब कह रहे हैं कि जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, उसको रसोई का ही अंग मानते हैं, उसको रासायनिक पदार्थ नहीं मानते हैं। किंतु वास्तविकता यही है कि वह रासायनिक क्रिया द्वारा जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं, जैसे नमक के द्वारा, शक्कर और तेल और उसके बाद राई को। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके विपरीत कुछ संरक्षण देने वाले पदार्थ हम बाजार से ही रासायनिक पदार्थों के रूप में क्रय करते हैं। मतलब कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जिनको हम खरीदते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है पोटेशियम सल्फाइड। ठीक है। उसके बाद बेंजोइक अम्ल। इन सारी चीज़ों को हम खरीदते हैं, चाहे जाने में या फिर अनजाने में। ठीक है। अब हम बात करते हैं शक्कर द्वारा भोज्य पदार्थों का संरक्षण। इसमें देखते हैं तो इस विधि का मूल कारण भोज्य पदार्थों का रसाकर्षण दबाव बढ़ना है। मतलब कह रहे हैं कि जिसमें क्या होता है कि नमी अक्सर बढ़ जाती है। ठीक है। जिससे हानिकारक जीवाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है। जैम, झिल्ली, उसके बाद मुनक्का, उसके बाद स्कैवेस आदि इस प्रकार संरक्षित किए जाते हैं। ठीक है। इसके लिए फल की मात्रा में ही शक्कर का प्रयोग कर उसके बाद लिखा है चाशनी बनाकर जिसमें फलों को पकाया जाता है। चाशनी पतली नहीं होनी चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि इसको चाशनी में बनाकर पकाया जाता है, लेकिन ध्यान रखना है आपको, चाशनी पतली नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं नमक या तेल द्वारा जो हम भोजन को संरक्षित करते हैं, भोज्य पदार्थ को। इसमें देखें तो नमक आर्द्रता सोखता है। क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, नमक जो है वो आर्द्रता नमी को खींच लेता है। इसमें जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और इससे क्या होते हैं, जब जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, तेल होने से नए जीवाणु नहीं आ पाते हैं। जब उसमें तेल पाया जाता है तो उसमें जो है नए जीवाणु नहीं आते हैं। ठीक है। अचार इसी विधि द्वारा सालों सुरक्षित रखे जाते हैं। जो अचार आप खाते हैं वो इसी विधि द्वारा क्या किए जाते हैं, सालों साल सुरक्षित रखे जाते हैं, जिनका नमक तेल अधिक होगा। मतलब क्या कहते हैं, जिनका जितना नमक तेल अधिक होगा भोज्य पदार्थ संरक्षित रहेंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं सिरका या राई द्वारा। किसके द्वारा मैं पहले सिरका या राई द्वारा। तो राई का प्रयोग कर भोज्य पदार्थों को कुछ समय तक के लिए संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है। जिसमें तेल का प्रयोग नहीं होता है। नमक के साथ राई का प्रयोग भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखता है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या मेरे प्यारे दोस्त, रासायनिक पदार्थ द्वारा यह शक्कर नमक का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, शक्कर और नमक का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। वहीं रासायनिक पदार्थों का प्रयोग बहुत कम मात्रा में होता है। अधिक मात्रा संरक्षण के बदले हानिकारक प्रभाव छोड़ देती है। ठीक है। मतलब कह रहे हैं अगर अधिक मात्रा में आप प्रयोग करेंगे तो सुरक्षित तो करेंगे ही, लेकिन आपको ये नुकसान भी पहुँचाएंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं ये रासायनिक पदार्थ भोज्य पदार्थों में जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। प्रमुख रासायनिक पदार्थ पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है। उसके बाद बेंजोइक एसिड, उसके बाद सोडियम सल्फाइड, उसके बाद बताया गया है सोडियम बेंजोएट, उसके बाद साइट्रिक एसिड, फिर उसके बाद ग्लेसल एसिड आदि। ये क्या करते हैं, जैम, फिर उसके बाद जैली, फिर मर्मलेड, उसके बाद क्या बताया गया है स्कैवेस, उसके बाद सॉस, फिर चटनी आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।